हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग GS2 पॉलिटी। पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। और इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हुए हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि रिसेंट टाइम्स में क्या चीज़ें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को रिलेटेड हुई हैं। आपके मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आसपास घूमता फिरता क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है GS2 में। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन कहता है, आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंटीथेटिकल टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ? डिस्कस। Also, suggest a few measures by which the purpose of parliamentary privileges can be fulfilled. तो आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में जानते हैं क्योंकि आपने पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में प्रिविलेजेस पढ़े हैं आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंडर। और आप ये जानते हैं कि as a member of parliament and as a member of legislative assembly you have certain privileges which give you certain rights। आपको कुछ ऐसे अधिकार देते हैं जो बाकी लोगों को, नॉन MPs या नॉन MLAs के पास नहीं होते हैं। अब सवाल ये खड़ा उठता है कि क्या आपको एज एन MP और एन MLA अगर कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हैं, या आपके आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ स्पेसिफिकली उसके खिलाफ हैं, या एक और फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं जो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम जब एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें हम एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं। उसमें हम एक तो आर्टिकल देखते हैं 361 जिसके अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर आप केस नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपनी सीट से रिजाइन नहीं कर देते हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है ना, यही होता है। फिर हम एक और एक्सेप्शन पढ़ते हैं, MPs और MLAs को कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं, वहीं से हमें प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो ऑल्दो ये एक्सेप्शंस हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये एंटीथेटिकल हो सकती हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल्स के। आप इसकी तरफ भी आर्गुमेंट दे सकते हो। एंटीथेटिकल मतलब दैट दे आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल, दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। व्हाई MPs एंड MLAs हैव प्रिविलेजेस एंड यू डू नॉट हैव? तो हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को यहां डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि प्रेजेंट एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे कि क्या होता है व्हेन देयर इज व्हाई दिस हैज कम इनटू न्यूज़ इन द रीसेंट मंथ्स। फिर हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या हैं, वील जस्ट हैव अ लुक एट देम। वील एक्सप्लेन इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, वील एक्सप्लेन ये कैसे एंटीथेटिकल है, कैसे एंटीथेटिकल नहीं है, और आगे बढ़ के हमें क्या करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूछा भी गया है, सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम करंट अफेयर्स की जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो उससे मेंशन करेंगे कि रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी थे क्योंकि मॉनसून का सत्र चल रहा था। अब वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। एनीवेज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिट्रेट किया ये फैक्ट। ही सेड दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट अमाउंट टू इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट लेजिस्लेचर। He reiterated this fact. That means he reminded this fact to the MPs, members of parliament. This was because one of the MPs was stated that the central government is misusing the CBI, the ED and other central investigative agency to investigate against the MPs. Or MPs should not be liable to present themselves in front of these agencies while the session is going on. क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इनको अलाउ होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें MPs के खिलाफ जबकि वो सेशन में है पार्लियामेंट? होना चाहिए भाई। क्यों? बिकॉज हम जब प्रिविलेजेस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। आर्टिकल 105 और 194 ये दोनों संविधान के अंदर प्रिविलेजेस को एक पोजीशन देते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, विच आर स्पेशल राइट्स, लीगल पावर्स एंड इम्यूनिटी इंजॉयड बाय MPs। ये प्रिविलेजेस कलेक्टिवली पूरी की पूरी पार्लियामेंट के पास भी होते हैं और ये इंडिविजुअल के पास भी होते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर बहुत ही लिमिटेड प्रिविलेजेस लिखे गए हैं। दे हैव नॉट बीन
देयर इज नो एक्सटेंसिव लिस्ट, ऐसी कोई एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं बनी हुई जिसके अंदर लिस्ट आउट किया गया कि क्या क्या चीजें एक एमपी की प्रिविलेज है और क्या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, इसका मतलब यह है कि बंदा अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी करे, ठीक है, कहे या कोई भी एक्शन करे, उसको बाहर से कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। मान लीजिए मैंने किसी के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसे हम डिफेमेशन कहते हैं, है ना, तो इफ आई एम डूइंग इट आउटसाइड द पार्लियामेंट देन मेरे खिलाफ आईपीसी की धारा 499A लग जाएगी और डिफेमेशन का नोटिस मेरे को भेजा जा सकता है। लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर ऐसा करता हूं तो मुझे सजा सुनाने की जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन के पास है। तो सेम गोज फॉर द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑल्सो। तो एक तरह से इम्यूनिटी हो गई। दूसरा, ये इम्यूनिटी भी होती है कि द मेंबर हैज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू पब्लिकेशन इन एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट प्रोसीडिंग्स। मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टेज अगर कोई न्यूज़पेपर करता है, अगर कोई मीडिया आउटलेट करता है, तो उसके अंदर भी कुछ प्रिविलेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सीक्रेट सिटिंग का एक प्रावधान होता है लोकसभा राज्यसभा में, दैट सम ऑफ द मीटिंग्स कैन बी हेल्ड इन सीक्रेट, क्योंकि आमतौर पे तो हम देखते हैं कि उनका टेलीकास्ट होता है, लेकिन कई बार सिटिंग जो है वो सीक्रेट भी हो सकती है। अगर ऐसी सीक्रेट सिटिंग की इंफॉर्मेशन कोई मीडिया में बाहर लीक कर देता है तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहलाया जाता है। साथ ही साथ हाउस के पास ये पावर होती है, प्रिविलेज के अलावा पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कंटेम्प्ट। मतलब अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कहा जाता है, और ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो हाउस के अंदर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर का भी कोई बंदा कर सकता है और पार्लियामेंट से बाहर का भी कोई बंदा कर सकता है। आमतौर पे मीडिया वाले बेचारे इसका शिकार बनते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा भी। अब ये तो प्रिविलेजेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो प्रिविलेजेस जो अलग अलग कानूनों के अंदर हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस हैं दोस्तों, वो कहाँ से आते हैं। जो सोर्स हमारा प्रिविलेज का पहला सोर्स आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा सोर्स आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, तीसरा सोर्स आता है जो कई लॉज हम पास करते हैं उससे, चौथा सोर्स आता है जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, और पांचवा सोर्स आता है जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन से कि क्या चीज प्रिविलेज होती है क्या नहीं होती है। तो इसके 5 सोर्सेज हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, कानून जो पास किया गया हो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा राज्यसभा के, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब इसी तरीके से एक प्रिविलेज ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि हाउस का सेशन स्टार्ट होने के 40 डेज पहले और 40 डेज बाद तक, दोबारा सुन लो, हाउस का सेशन स्टार्ट होने के 40 डेज पहले और 40 डेज बाद तक किसी भी एमपी या एमएलए के खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है। अब सिविल एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्रिमिनल केस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है, जो काम है, वो किया जा सकता है। यही चीज वेंकैया नायडू जी जब वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये दोहराई थी बात, और इसी बात को लेके हमारा प्रिविलेजेस के ऊपर डिस्कशन दोबारा शुरू हो गया। अब क्या ये आर्टिकल 14 खासतौर पे राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, या इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली उसके खिलाफ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट कहता है कि किसी भी बंदे के पास देश में स्पेशल प्रिविलेज नहीं होने चाहिए, चाहे वो उसकी बर्थ की वजह से हो या उसकी पोजीशन इन सोसाइटी की वजह से हो। आर्टिकल 14 to 18 हमें पता है फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वालिटी में आती है, और 14 में तो क्लियरली लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या ये प्रिविलेजेस एंटीथेटिकल है आर्टिकल 14 के? देखा जा सकता है और लगता भी है। क्यों? नंबर 1, पहली चीज तो ये, और पहला और दूसरा पॉइंट काफी सिमिलर है, कि ये जो प्रिविलेजेस है ना, ये सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के अंदर, यानी कि एमपीज और एमएलएस का जो ये वीआईपी कल्चर है, ये इसको बढ़ावा दे रहे हैं।
अगर मुझे कई तरीके की इम्यूनिटीज अवेलेबल हैं, अगर मेरे पास लॉट्स ऑफ इम्यूनिटीज अवेलेबल हैं और वो कोडिफाइड भी नहीं है, इन द लास्ट पॉइंट विल डिस्कस, वो कोडिफाइड भी नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी वेग रहती है, अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन समझूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन समझूंगा और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दूंगा। ये एक डिस्टिंक्शन करता है हम में और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो अगेन कह सकते हो, इट कैन बी आर्ग्यूड इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो सेट ऑफ लोगों को दो अलग अलग अधिकार दिए गए। अब आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आपके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है अंडर आर्टिकल 19 एज ए फंडामेंटल राइट, उसके ऊपर कुछ देयर आर सर्टन लिमिटेशंस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉवरेंटी इंटेग्रिटी के ऑफ इंडिया के खिलाफ बात करते हैं, अगर आप इंडिया के अगर आप इंडिया के किसी फ्रेंडली रिलेशंस वाली कंट्री के खिलाफ बात करते हैं, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, अगर आप किसी तरीके से किसी का डिफेमेशन करते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर लिमिट है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर लिमिट लगी हुई है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बंदा जो मर्जी बोले, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट हो गई है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हो ही नहीं सकती। आपको तो अरेस्ट भी किया जा सकता है कई बार अगर आपको प्रमोटिंग एनमिटी करते हुए पाया गया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी मिली हुई है। अब ये चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनसाइड पार्लियामेंट इज प्रोटेक्टेड बट आउटसाइड पार्लियामेंट इज नॉट प्रोटेक्टेड। क्या ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रहा है? कर रहा है, और ये इक्वालिटी के अगेंस्ट आपको लग रहा होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है और आप दे सकते हैं इसमें। सुएबिलिटी वाला भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि द राइट टू स्यू एंड बी स्यूड एंड टू प्रोसिक्यूट फॉर सम काइंड ऑफ एक्शंस सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे एमपी एमएलए, क्योंकि एमपी एमएलए हैं, इनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स ही नहीं हो सकती 40 दिन पहले 40 दिन बाद। और तो और आप वही वाला पॉइंट जो पहले हमने पढ़ा, डिफेमेशन वाला। फिर आता है आर्बिट्ररी यूज। आर्बिट्ररी यूज इसलिए आता है क्योंकि पॉइंट नंबर 6 है, कोडिफिकेशन नहीं है कि प्रिविलेजेस क्या है क्या नहीं है। हाउस अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है कि ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज नहीं है, और अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज निकल आता है तो उसमें लेजिस्लेचर के पास ये भी पावर होती है कि वो इंप्रिजनमेंट की सजा सुना सके। तो कर्नाटका लेजिस्लेचर ने 2017 में 2 जर्नलिस्ट्स को इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई 1 साल की, हाई कोर्ट को रिकमेंड किया, एंड दैट पावर इज देयर, क्योंकि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जब होता है तो हाउस के पास ये पनिश करने की पावर दी गई है। तो अब आप ये समझें कि इसका कितना आर्बिट्ररी यूज हो सकता है। वाई? बिकॉज दे आर नॉन कोडिफाइड, क्योंकि इनका स्कोप और एम्बिट डिफाइन नहीं है, क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो फिर ये एक्सपैंड होता रहता है अपने हिसाब से। तो इसी वजह से ये हमारी इक्वालिटी को एक खतरा दे रहा है। नाउ हम ये भी आर्ग्यूमेंट देंगे दोस्तों कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जरूरी भी हैं और वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस इक्वल लॉ शुड अप्लाई टू इक्वल्स। ठीक है, हर एक पे सेम लॉ अप्लाई हो, ये इक्वालिटी नहीं होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं उस एज कंपेयर टू कॉमन सिटीजन्स, इसी के प्रोपोर्शनेटली आपको प्रिविलेजेस या राइट्स भी, अधिकार भी ज्यादा मिल सकते हैं। एक ये आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज हम समझते हैं कि दे आर इंटर रिलेटेड। जितने ज्यादा आपके पास अधिकार होंगे उतने ज्यादा आपको ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी। आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मना नहीं करता है। अगर उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग है, तो उस क्लासिफिकेशन को मना नहीं किया जा सकता है। और लेजिस्लेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने क्लासिफिकेशन की है, एमपीज की अलग की है और नॉर्मल सिटीजन्स की अलग की है, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिविलेजेस दिए क्यों गए हैं। माइंडसेट क्या है प्रिविलेजेस देने का? माइंडसेट ये है कि पार्लियामेंटेरियंस फ्रीली काम कर सकें, वो कमिटी मीटिंग्स के अंदर फ्रीली अपने दबाव के, किसी भी दबाव के बिना, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बिना अपना ओपिनियन रख सकें, अपनी बात कह सकें, क्योंकि अल्टीमेटली ये फोरम है डिबेट्स और डिस्कशन का। और इसके ऊपर अगर तलवार लटक रही होगी डिफेमेशन की, तो ना जाने कितने लोग अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से अपने हाव भाव। और हम चाहते हैं कि लेजिस्लेचर जो है डेलिब्रेशन करे, डिबेट करे, डिस्कशन करे। इस वजह से हम उनके ऊपर
थोड़े से प्रिविलेजेस रख भी देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। सो वर्क ऑफ लेजिस्लेटर्स टू लेजिस्लेट वुड बी अफेक्टेड एंड लॉस होगा ऑर्डिनरी पीपल का। वाई? इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड टू पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस अगर कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं तो बाहर हजारों लाखों केस हो जाएंगे उनके ऊपर, मड स्लिंगिंग, फेस ट्रायल, सूट अगेंस्ट अंडर डिफेमेशन। और पार्लियामेंट्री कमेटी की डेलिब्रेशंस कई सारी चीजें जो सेंसिटिव मैटर्स को लेके, देश के सेंसिटिव मैटर्स को लेके होती हैं। अब हम कैबिनेट कमेटी या जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं वहां पे तो हम सीक्रेसी रख रहे हैं, वहां पे तो हम ओथ ऑफ सीक्रेसी भी साइन करवाते हैं मिनिस्टर से। तो यहां पे भी कुछ पहलुओं पे, क्योंकि बिकॉज सम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आर आल्सो डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंटेरियंस, जब कमेटी स्टेज पे कोई बिल होता है, कानून होता है, तो उसमें उनको थोड़ी बहुत एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस से फ्रीडम चाहिए, तो ये प्रिविलेजेस उनको देना जायज है। अब आप ये भी बताएंगे दोस्तों कि आगे इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, प्रिविलेजेस को इंप्लीमेंट अच्छे से करने के लिए क्या करना चाहिए? बिना झिझक, बेझिझक कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस। सुप्रीम कोर्ट इन मेनी केसेस हैज सेड दैट दिस केस प्रिविलेजेस शुड बी कोडिफाइड एंड दैट इज द राइट वे टू गो हेड। साथ ही साथ लेजिस्लेटर्स के लिए ओवरऑल एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एमपीज एमएलएस दोनों के लिए। और एमपीज और एमएलएस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किस तरीके का बिहेवियर जो है वो उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट जा रहा है, खुद भी और हाउस के प्रिविलेजेस के। बिकॉज आई टोल्ड यू ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस, हाउस के प्रिविलेजेस भी हैं और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी हैं। और हाउस के प्रिविलेजेस कौन से होते हैं, उसको कैसे ब्रेक करना है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग से बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ भी टेबल पे चढ़ गए, इसको भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोलना चाहिए। सो दीज आर ऑल द डिस्कशंस दैट नीड टू हैपन। और कोड ऑफ जो आपका प्रिविलेजेस हैं वो फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन करने चाहिए, कंफॉर्मिटी में होने चाहिए। मतलब जैसे आर्टिकल 14, जैसे आर्टिकल 19 हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 19 के अंदर हम कुछ प्रावधान रखते हैं जिस पे हम लिमिट लगते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर भी कुछ लिमिट तो लगनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि कई स्टेटमेंट्स, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स बोल दी जाती हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर अगेंस्ट ईच अदर। उसके लिए देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन ऑफ एमपी एमएलए से बात नहीं बनेगी, है ना। कुछ फाइन लगना चाहिए, 6-8 महीने की जेल होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो, हम आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। जब हम बाहर बैठे हुए लोगों को कुछ भी कहने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्पीच के लिए, आप किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आप जेल में भर सकते हो काफ़ी समय तक, तो एमपीज को भी थोड़ा सा इसके डेकोरम के अंदर रहना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे विश्वास जताना है आपको, है ना। जताओगे नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ज़रूर सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचे होंगे और तभी इसको इनकॉर्पोरेट किया होगा। इसीलिए ये नेसेसरी है, ये एंटीथेटिकल तो नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर आर्ग्यू किया है अंडर आर्टिकल 14 देयर कैन बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो हम चाहते हैं कि हम इफेक्टिव इक्वालिटी रखें, बट आफ्टर दीज प्रोविजंस हैव बीन एडेड। तो इस तरीके से हम इस आंसर को दोस्तों कंक्लूड कर सकते हैं और काफ़ी डिसेंट आंसर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी और आप एक आंसर फॉर्मुलेट करने के लिए रेडी हैं।